अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वह कहते हुए नाश्ते की मेज़ पर बैठा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने 24 साला नीली आंखों वाले शहजादे को देखा। रेहाना बेगम की दोनों बेटों की आंखें नीली हैं, जो कि उन्हें उनके वालिद से विरासत में मिली हैं। और आयशे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? जावियार ने नाश्ता करते हुए आयशे से पूछा। बहुत अच्छी भाई। पढ़ के क्या करोगी? कुछ टाइम में वैसे भी किसी लड़के को देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। जावियार ने तंग करते हुए अपनी जान से अजीज बहन को कहा। हाँ, और फिर वह तुम्हें आगे पढ़ने भी नहीं देगा और तुम्हें घर ही संभालना है। बुराक ने भी बात में हिस्सा लिया। तुम तो चुप ही कर जाओ। और जावियार भाई, मुझसे पहले आपकी शादी होगी। बुराक आयशा से 3 जबकि जावियार 4 साल बड़ा है। लेकिन आयशा बुराक को तुम और जावियार को आप कहा करती है। जावियार, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं? रिहन्ना बेगम ने सवाल किया, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। और यह वह सवाल है जिस पर रोजाना जावियार बिना कुछ सोचे नहीं कह देता है। लेकिन आज उस सवाल पर आंखों के सामने एक बार वह ब्राउन आंखें और खूबसूरत चेहरा लहराया। पसंद तो तब आएगी ना कोई, जब किसी लड़की को आंख उठाकर देखेंगे। खुद तो किसी लड़की से बात नहीं करते, और अगर कोई कोई लड़की बात करने आ जाए तो ऐसे गुस्से से बात करते हैं कि लड़की डर के दोबारा आए ही ना। बुराक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, और एक जिंदा मिसाल आपके सामने है, सवेरा। बेचारी कितने सालों से भाई से मोहब्बत करती है, और एक भाई है कि सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आयशे ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। नाम मत लो उस चिप्पू लड़की का। अगर वो फुप्पू की बेटी ना होती तो मैं उसको कभी इस घर में दाखिल न होने देता। जावियार का मूड सवेरा का नाम सुनकर खराब हो चुका था। अपनी गाड़ी की चाबी उठाए वह यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। जावियार के निकलते ही सुल्तान मेंशन में कहकों की आवाज गूंजी। क्यों तंग करते हो मेरे बेटे को जवेरा के नाम से? अम्मी, मजा आता है। कोई तो है जिसे जावियार भाई तंग होते हैं, हंसते हुए आयशे ने कहा। यूनिवर्सिटी कैसी लगी तुम्हें? गाड़ी चलाते हुए जविश ने पूछा। यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और स्टूडेंट्स भी देखने में सही लग रहे थे। अच्छा, तुमने अब मेहनत से पढ़ना है और गलत लोगों से दूर रहना। यूनिवर्सिटी में सब लोग खैरख्वाह नहीं होते, इसलिए दोस्ती भी सोच समझ कर करना, और ऐसा कोई काम न करना कि जिससे बाबा को शर्मिंदगी हो। जविश ने समझाते हुए कहा। ठीक है जोई, मैं समझ गई तुम्हारी बात, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे बाबा या हमारी फैमिली को नुकसान उठाना पड़े। मानू ने बात को खूब समझने के अंदाज में जवाब दिया। गुड। मैं तुम्हें वापसी में पिक करूंगी, फिर दोनों आइसक्रीम खाने जाएंगे। मेरी तरफ से तुम्हारे ट्रीट। जविश ने एहसान करने के अंदाज में कहा, और फिर दोनों हंसने लगी। मुस्तफ़ा और जाविया दोनों ही किसी बात पर हंसते हुए क्लास में दाखिल हुए, और वहीं कुछ लड़कियों की नज़रें उन पर जम गईं। वह दोनों ही ऊंचे कद, कसरती बाजू और सुर्ख सफ़ेद रंगत के मालिक थे। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोफेसर की क्लास में दाखिल होते ही सब स्टूडेंट्स ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज किसकी प्रेजेंटेशन है? सर मेरी। प्रोफेसर के सवाल पूछने पर जाविया ने जवाब दिया। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रोफेसर के कहने पर जाविया क्लास के सामने स्टेज पर गया और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने के कि जहाँ क्लास की लड़कियों का ध्यान प्रेजेंटेशन से ज़्यादा उस शख्स पर था। वह नीली आंखें, मगरूर नाक, हल्की बियर्ड रखने वाला जाविया किसी को भी अपनी मर्दाना वजाहत का आसीर बनाने का हुनर रखता है, और किसी माहिर प्रोफेसर की तरह प्रेजेंटेशन का इख्तिताम कर चुका था, और पूरी क्लास में तालियों की आवाज़ गूंज रही थी। एज यूजुअल मिस्टर टॉपर, योर प्रेजेंटेशन वॉज एक्सीलेंट। प्रोफेसर ने खुश दिली से हौसला अफजाई की। थैंक यू सर। जावियार ने मुस्कुराहट के साथ अपनी तारीफ वसूल की। उसे उन तारीफात की आदत थी। वह खूबसूरत होने के साथ निहायत ज़हीन और यूनिवर्सिटी का टॉपर भी है। जोई, कैसा हुआ पेपर? क्लास में जविश के साथ निकलती हुई फातिमा ने पूछा। यार, पेपर तो अच्छा हो गया है, बस अब आखिरी पेपर भी हो जाए, फिर दोनों कहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, फातिमा ने जविश की खुशी को देखते हुए कहा। आ जाओ, मैं घर जाते हुए तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगी। नहीं यार, तुम जाओ, मुझे जैन भाई लेने आएंगे। ओके, खुदा हाफिज। जविश कहते हुए फातिमा से मिली और गाड़ी में बैठ गई। यार, ये सूफियान कहाँ रह गया? वह दोनों कैंटीन में बैठे थे कि मुस्तफ़ा ने पूछा। यहीं कहीं घूम रहा होगा अलिशबा के साथ। लो आ गए। सामने से आते सूफियान और अलिशबा को देखते हुए जाफिया ने जवाब दिया। हेलो गाइस, कैसे हो? कुर्सी पर बैठते हुए अलिशबा ने पूछा। हम तो ठीक हैं जनाब, आप दोनों ही मंगनी के बाद से यूनिवर्सिटी में कम नजर आते हैं। मुस्तफ़ा ने तंग करते हुए कहा। वैसे तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? इस बार सवाल जाविया ने किया था। बस यही कोई 1 डेढ़ महीने तक, सुफियान ने बेध्यानी में जवाब दिया। जावियार, तुम मेरी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प कर दोगे क्या? वह चारों बातों में मसरूफ थे कि जावियार को अपने एक साइड से आवाज आई। जावियार ने एक नज़र अपने साथ खड़ी लड़की को देखकर अपने चेहरे का रुख पलट लिया। नहीं, संजीदगी से यक लफ्जी जवाब दिया। लड़की ने एक मायूस नज़र जावियार की पुश्त को देखा और पलट गई। वैसे हमारा रिजल्ट कब आने वाला है? जावियार ने मेज़ पर बैठे तीनों की तरफ मुतवज्जो होते हुए पूछा।
एक दो दिन में आने वाला है, सुफियान ने जवाब दिया। चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। सबर, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। मेज से उठते हुए जावियार को देखते हुए मुस्तफा ने कहा। वह दोनों सुफियान और अलिशबा से मिलते हुए गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। वह पिछले आधे घंटे से मार्केट के सामने गाड़ी रोके बैठा था। तुझे क्या लगता है कि अगर वह कल इस मार्केट आई थी तो आज भी आएगी क्या? पता नहीं, गाड़ी से बाहर देखते हुए जाविया ने जवाब दिया। अगर वह आ गई तो तू क्या करेगा? पता नहीं। वह अब भी गाड़ी से बाहर देख रहा था, जैसे आंखें किसी को ढूंढ रही हों। तो उस लड़की को क्यों ढूंढना चाह रहा है? मुस्तफा ने पूछा, जैसे कुछ जानना चाह रहा हो। पता नहीं, बस उन आंखों को देखने का दिल चाह रहा है। कहीं जाविया सुल्तान को मोहब्बत का मर्ज तो नहीं लग गया? मुस्तफा ने जैसे हैरत से अपने साथ बैठे उस शख्स को देखा जो लड़कियों से दूर रहता था। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन दिल उसको देखने की जिद कर रहा है। जाविया ने कहते हुए गाड़ी स्टार्ट की और घर के रास्ते पर डाल दी। अम्मी कहाँ हैं? घर में दाखिल होते हुए जविश ने हुरिया से पूछा। किचन में। हूर ने अपनी बहन की जल्दबाजी को देखा और सन्नफी में हिलाकर हंसने लगी, जो घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अम्मी का पूछती है। क्या बना रही हैं अम्मी? हाजरा बेगम के गर्द बाजू फैलाए हुए जविश ने पूछा। चावल। तुम और मानू फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं, हाजरा बेगम ने निहायत मोहब्बत से जवाब दिया। मैं फ्रेश होकर नमाज पढ़ कर आती हूँ, जविश कहते हुए अपने रूम में चली गई। कैसी हो छोटी? मुस्तफ़ा ने सोफे पर बैठे आयशे से पूछा और वहीं सामने रखे सोफे पर बैठ गया। मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप तो अब घर भी नहीं आते, भूल गए हैं क्या कि आपकी एक बहन भी है? आयशे ने गिला करते हुए बोला और अपनी किताब बंद करके साइड पर रखी। हाँ बेटा, अब तो ईद का चांद बन गए हैं। रिहाना बेगम मुलाजमा के साथ चाय लाते हुए कहने लगी। नहीं आंटी, अब से आया करूँगा, वह बस
कुछ बिजी था डैड के ऑफिस वर्क में। मुस्तफ़ा ने चाय लेते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मुस्तफ़ा ने आयशे की बंद की हुई किताब को देखते हुए पूछा। बहुत अच्छी, आयशे ने खूब खुशी से जवाब दिया। वैसे क्या करोगी पढ़कर, कहाँ तो है तुम्हारी शादी करवा देंगे, जाविया ने मुस्तफ़ा के साथ बैठते हुए तंग करने के अंदाज में कहा। नहीं जी, पहले मैं आपकी, फिर बुराक और फिर मुस्तफ़ा भाई की शादी एंजॉय करूंगी, आयशे ने जैसे अपना प्लान बताया। हाँ, बस वो मार्केट वाली लड़की मिल जाए, फिर तुम्हारे भाई की शादी करवाते हैं, मुस्तफ़ा ने बज़ाहिर आहिस्ता आवाज़ में कहा, लेकिन साथ बैठे ज़ावियार को पूरी बात सुनाई दी और वह सिर्फ़ उसे घूर कर रह गया और फिर बातों में मसरूफ़ हो गया। मेहताब सुल्तान और शायान ज़ैदी दोनों ही बचपन के दोस्त, मशहूर और कामयाब बिज़नेसमैन हैं। इस वजह से दोनों फ़ैमिलीज़ का एक-दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता है और शायान ज़ैदी ने अपने बिज़नेस में हर कामयाबी हासिल की और उन्हें अपनी इतनी कामयाब ज़िंदगी में अपनी बीवी और इकलौता बेटा मुस्तफ़ा ज़ैदी सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। सविश, वह यूनिवर्सिटी के दरवाजे से निकलने लगी कि अपने पीछे आई आवाज़ से पलटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो आज? कुछ नहीं, वह बस पेपर की तैयारी करनी थी तो लाइब्रेरी से बुक्स लेने आई थी। ओह, ओके, अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम्हारा ये भाई हाजिर है, काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। काशिफ जविश का सीनियर है जिसने जविश के नोट्स बनाने और पढ़ाई में काफ़ी मदद की थी। चलिए जविश, सायम जो जविश के साथ आया था उसे इस तरह किसी से बात करते देख गुस्से से हाथ थामते हुए पूछने लगा। जविश ने एक नज़र सायम को देखा जिसके चेहरे से उसका गुस्सा वाज़ेह हो रहा था। क्या ज़रूरत थी इतना गुस्सा करने की? गाड़ी में बैठते हुए जविश ने पूछा। ज़रूरत थी? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? कितनी बार मना किया है ऐसे लड़कों से दूर रहा करो। खैर, तुम्हें शादी के बाद चल समझ आ जाएगी। और शादी के बाद तो वैसे भी तुमने पढ़ना नहीं। क्यों सायम? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा ख्वाब है एक कामयाब रेडियोलॉजिस्ट बनने का। जविश, मामा चाहती हैं कि तुम शादी के बाद न पढ़ो और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी शादी के बाद घर में रहे और मेरी माँ है साथ वक्त गुजारें। जविश के कहने पर सायम ने जवाब दिया। जविश बिना कुछ बोले सायम के चेहरे को देखने लगी। सायम, मुझे वह गजरे चाहिए। जविश ने गाड़ी से बाहर सड़क पर गजरों की दुकान को देखते हुए इशारा किया। जविश, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हें ला दूंगा, सायम ने गाड़ी चलाते हुए माजरत के अंदाज में कहा। जविश ने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो कि सायम की गिरफ्त की वजह से लाल हो चुका था और फिर एक आसूदा मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी। आ गई मेरी बेटी? जफिश घर में दाखिल हुई तो अहमद साहब पूछने लगे। जी बाबा, बस थोड़ा सा काम था, वह करके आ गई। पुप्पो कैसी हैं आप और फातिमा कहाँ है? पुप्पो के साथ बैठते हुए जविश ने पूछा। पुप्पो की जान, पुप्पो ठीक है और फातिमा ऊपर है। उससे तो रोज यूनिवर्सिटी में मिल लेती हो, कभी अपनी पुप्पो के घर भी आ जाया करो। बस पुप्पो, कल आखिरी पेपर है, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं अपनी पुप्पो के घर रात गुजारने आऊंगी, पुप्पो के गाल चूमते हुए जविश ने कहा और ऊपर कमरे की तरफ भागी। हर वक्त इधर-उधर उछलती रहती है, अहमद साहब ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह अपनी बेटी को कुछ न कहते क्योंकि वह जानते थे कि जविश जितनी शरारती है उससे कई ज्यादा समझदार भी। जविश कमरे में आई तो सामने डार्क पिंक कलर के सूट में बालों की चुटिया बनाए, सियाह आंखें और बादामी रंगत वाली हुरिया को तैयार बैठे देखा। हुरिया यार, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जविश ने दिल से तारीफ की क्योंकि उसे अपनी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता था। जविश की बात सुनकर हूर मुस्कुरा दी। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इस टेबल पर कोई फाइल देखी है? वह असल में हम यहाँ बैठे स्टडी कर रहे थे तो शायद यहीं भूल गए। क्यों, मैं आपको चोर दिख रही हूँ जो आपकी फाइल छुपाऊंगी? बुरा के पूछने पर मायनूर ने खा जाने वाली नजरों से जवाब दिया। नहीं, मैंने आपको चोर कहा तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को समझती हैं तो क्या कह सकता हूँ मैं? बुराक ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चोर कहा? माहिनूर गुस्से से कहती हुई बुराक के सामने खड़ी हुई। बुराक, ये ले, मिल गई फाइल, चल चलते हैं। बुराक को अपने पीछे से आवाज आई। मिस्टर बुराक, मैं तुमसे खुद को चोर कहने का बदला जरूर लूंगी। ओके मिस XYZ, मैं वेट करूंगा आपके बदले का और आप अब तो यूनिवर्सिटी में रोज मुलाकात होती रहेगी। बुराक ने एक भरपूर नजर अपने सामने हिजाब में खड़ी महनूर पर डाली और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया जबकि महनूर उसे गुस्से से घूरती दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। क्या आपकी दूसरी बेटी का रिश्ता हुआ है? औरत ने एक निगाह हूर पर डालने के बाद जविश की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हाजरा बेगम से पूछा। हॉल में बैठी हाजरा बेगम ने अहमद साहब की तरफ परेशानी से देखा। नॉट अगेन यार, हूर और फातिमा के साथ बैठी जविश ने गुस्से और नागवारी से कदरे हल्की आवाज में कहा। जी हो गया है, अहमद साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया। वह असल में हमें लड़की पसंद आई है, लेकिन आपको उनकी ये रंगत पसंद ना आई है ना? औरत की बात पूरी होने से पहले ही जविश बोल उठी।
क्या बुराई है इस रंगत में? इतनी प्यारी, समझदार, पढ़ी-लिखी बहन है मेरी। इन तमाम खूबियों को छोड़कर आप एक उसकी रंगत को फ़ोकियत दे रही हैं? ज़फ़िश गुस्से से बोलने लगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत गड़बड़ाकर अपनी सफाई देने लगी। तो फिर कैसी बात है? मुझे समझ नहीं आता कि लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं तो यह क्यों भूल जाते हैं कि वह भी एक जीती-जागती लड़की को देखने जा रहे हैं, न कि किसी दुकान में रखी चीज़ को, जिसमें नुक्स निकालने लग जाएँ और अगर यह पसंद ना आए तो दूसरी को पसंद कर लिया और आप कैसे किसी की शक्ल, सूरत या रंगत पर कुछ कह सकती हैं? यह सब देने वाली तो खुदा की ज़ात है। आप लोगों को यह हक किसने दिया कि आप किसी लड़की के बारे में इस तरह की राय दें? ज़बिश गुस्से में बिना किसी लिहाज़ किए बोले गई। औरत शर्मिंदगी से बैठी रही जबकि ज़बिश सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जा चुकी थी। देखिए बहन, हम अपनी बच्ची का रिश्ता नहीं दे सकते। आप बराए मेहरबानी यहाँ से चली जाएँ। पुप्पू संजीदगी से मुखातिब हुई। औरत बिना कुछ बोले खामोशी से चली गई। यार ज़विश, क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ कर लिया? ज़विश और फातिमा ज़विश के सर पर बैठी पूछ रही थी। यार पीडीएफ में बहुत ज़्यादा मिसटाइप है। अब यहाँ लिखा है ज़विश और फातिमा ज़विश के ही सर पे बैठी पूछ रही थी, जबकि यहाँ हूरिया होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मेरा मूड ऑफ? ज़विश ने उल्टा सवाल किया। यार ज़विश, तुम उस दोपहर वाले वाक़ये से अब तक गुस्सा हो? हूरिया ने सवाल किया। हाँ तो क्या नहीं होना चाहिए? वो औरत तुम्हारी रंगत को निशाना बना रही थी और तुम खामोशी से सुन रही थी। इससे पहले भी 2 बार रिश्ते वाले आए थे, उन्होंने भी यही सब बकवास की और तुम तब भी खामोश रही। यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे खुदा ने खूबसूरत बनाया है। उसने हर चीज़ और शख्स को खूबसूरत बनाया है और मुझ में नहीं है तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंस कि मैं इस तरह बोल सकूँ। हुरिया ने इंतहाई सब्र से जवाब दिया। और मैं क्यों टेंशन लूँ जब मेरे पास तुम्हारी जैसी बहन है जो हर जगह मेरा साथ देती है। हुरिया ने कहते हुए ज़विश को कंधा मारा जिससे ज़विश हंस दी। लेकिन तुम्हें खुद भी बोलना चाहिए, हर जगह थोड़ी तुम्हारा साथ दूंगी। ज़ोई, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। कमरे में दाखिल होती हुई मायनूर ने पैगाम दिया। बाबा, आपने बुलाया? सीढ़ियों से उतरते हुए ज़विश ने पूछा और अपने वालिद के सामने आकर सोफे पर बैठ गई। मेरी बेटी अब तक नाराज़ है क्या हमसे? अहमद साहब ने मोहब्बत से पूछा। नहीं बाबा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई औरत हमारे घर में आकर हूर के बारे में ऐसे बोलकर जाती है। मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ, दोबारा किसी ने ऐसी कोई बात की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ज़विश ने धीमी और एहतराम से जवाब दिया। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा है मेरी ज़ोई ने आज। पप्पू ने कहा। क्या मैंने ज़्यादा बदतमीज़ी से कहा था? ज़विश ने अपने वालिद को देखते हुए निदामतन पूछा। देखिए बेटे, आपने बात तो सही की थी लेकिन अंदाज थोड़ा बुरा था। जो भी था वो औरत आपसे बड़ी थी, आपको आराम से बात करनी चाहिए थी, अहमद साहब ने समझाते हुए कहा। ठीक है बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इन बातों का। ज़विश ने कहने के बाद अहमद साहब मुस्कुरा दिए। चलिए पापा आ जाइए, हम लूडो खेलते हैं। आज पुप्पू भी हैं। ज़विश कहते हुए लूडो ले आई और अक्सर हूर, मानू और अहमद साहब के साथ लूडो खेलती है। आप कहीं और बैठ जाएंगे, इस टेबल पर हम बैठे हुए हैं। माहिनूर कैफेटेरिया में अपनी जगह पर बैठे शख्स की पुश्त को देखते हुए बोली। जी क्यों नहीं, कहते हुए बुराक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़ी माहिनूर को देखकर उसे कुछ शरारत सूझी और दोबारा वहीं बैठ गया। क्यों, आप ये टेबल घर से लेकर आई हैं? नहीं, लेकिन यहाँ हम बैठे हुए थे। हम दोनों कैंटीन गए थे और आपने आकर हमारी जगह पर कब्जा कर लिया। माहिनूर ने चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। ओह, तो क्या आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ? बुराक ने टेबल के ऊपर नीचे देखते हुए करते हुए पूछा। चलो माहिनूर, हम वहाँ बैठ जाते हैं। लाइबा ने माहिनूर का बाजू पकड़कर सामने वाली टेबल की तरफ इशारा किया। बदतमीज। अपना बैग उठाए वह गुस्से से कहती सामने टेबल पर चली गई जबकि बुराक के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अंधेरे अंधेरे कमरे की खामोशी को मोबाइल की रिंग ने तोड़ा। नींद में ही फोन को यस करके कान से लगाया। हेलो मिस्टर टॉपर, अभी तक सो रहा है? फोन से आवाज आई। याद है ना आज याद है ना आज की पार्टी मेरी तरफ से शाम में? फोन से आवाज आई। हाँ याद है। ओके, मैं तुझे अपने फ्लैट की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, टाइम पर पहुंच जाना। ओके, जाविया ने कहते हुए फोन काट दिया। ओह! आज मैं खुश हूँ, आज आखिरी पेपर था। ज़विश ने खुशी से चलते हुए अपनी साथ फातिमा से कहा। अच्छा, तुम ये गाड़ी की चाबी लो, गाड़ी में बैठो, मैं आगे एक शॉप से होकर आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी की वह गली काफ़ी सुनसान होती है और गली के कॉर्नर पर शॉप है। फातिमा ने कुछ फिक्रमंदी से कहा। अरे मैं बस अभी गई और अभी आई और कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। ज़विश बेफिक्री से कहती चेहरे पर निकाब किए गली की तरफ जाने लगी। वह अपनी ही धुन में चल रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके चेहरे पर रुमाल रखा। वह अपना दफा कर रही थी लेकिन सामने वाले की गिरफ्त मजबूत थी और वह थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई। काफी देर के बाद जब जविश वापस ना आई तो फातिमा बेचैनी से
बेचैनी समोए उसके पीछे गई। काफी ढूंढने पर न मिलने पर उसने अहमद साहब को कॉल करके सब बता दिया।